हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें एशियन पीरियड का टाइम दिखाया जाता है। वो पर्सन नाना से कहता है कि तुमने कहा शूटिंग स्टार ये बहुत ही रेयर और स्पेक्टेकुलर साइन होता है। जब हम इसे देखते हैं तो हमारा जो मन करे हम वो विश कर सकते हैं। नाना कहता है कि शूटिंग स्टार मिरेकल्स को रिप्रेजेंट करता है और जो एशियन पर्सन होता है उन पर स्पिरिचुअल पावर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नाना कहता है कि जब कोई विश करता है तो एशियन पर्सन की ह्यूज अमाउंट में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अर्थ और हेवन में दी जाती है और उस शूटिंग स्टार को रोकने में ही उनकी सारी एनर्जी जाती है और इस वजह से एक एशियन पर्सन मर भी सकता है। तो वो पर्सन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैंने जो विश किया है मैं वापस लूंगा और उसके बदले मैं एक नया विश करना चाहूंगा और मैं दोबारा ये शूटिंग मोटर शावर कभी भी नहीं देखना चाहूंगा। और वो पर्सन दूसरी बार विश करता है शूटिंग स्टार को देखकर और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिनशी घर आती है और अपने ग्रैंड माँ से कॉल पर बात करती है और कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो जिनशी अपने ग्रैंड माँ से कहती है कि आप इतनी जल्दी में क्यों चले गए, मुझे आपसे और भी ज्यादा बात करनी थी, आपने मेरे साथ और टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया ग्रैंड माँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं और याद रखना कि तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है और नानाओं के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे से निभाना। और तुम्हारे सभी चीजों को मैंने डेस्क पर रख दिया है और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम उनको फेंकना मत कभी भी, उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा। तो जिनशी कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा मुझे पता है और मैंने हाउस होल्डर रजिस्टर और प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट भी वहाँ पर रख दिए हैं और उनको कहीं घुमाना मत तुम्हारे केयरलेस की वजह से। और इतने में जिनशी ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा मुझे जाना होगा, फिलहाल मुझे कुछ काम है, जब मैं फ्री होंगी तब मैं आपसे आकर मिलूंगी। इतने में नाना आकर जिनशी से कहता है कि डिंग बाहर आ गया है। जिनशी परेशान होकर कहती है कि वो फिर से क्यों आया है यहाँ पर और नाना से कहती है कि तुम इनविजिबल हो जाओ, मैं उसे जाकर देखती हूँ। तो जिनशी बाहर आकर मेन गेट ओपन करती है तो डिंग कहता है उसे हेलो और जिनशी से पूछता है कि क्या मेरा ब्रो अंदर है। जिनशी चिढ़कर उसे कहती है कि नहीं वो नहीं है और डोर क्लोज करने लगती है। तो डिंग कहता है कि रुको, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है ब्रो से। आज रात को मेटोर शॉवर शूटिंग होने वाला है तो मैं ब्रो के साथ ये एंजॉय करना चाहता हूँ देखकर। जिनशी कहती है कि बस इतना ही। तो डिंग कहता है तो क्या मैं अंदर आकर वेट कर सकता हूँ ब्रो के लिए। जिनशी फिर भी मना करती है। तो डिंग जिनशी से कहता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे बस थोड़ी देर के लिए रुकने दो। ये सुनकर जिनशी डिंग को कहती है कि तुमने मुझे अभी क्या बोला। डिंग कहता है कि मैंने तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहा और डिंग कहता है कि अगर ब्रो हाफ एन आवर में नहीं आया तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो जिनशी इसके लिए मान जाती है और उसे अंदर आने के लिए देती है। डिंग तो नैनो के पास से ही आता है अंदर क्योंकि नैनो इनविजिबल था, डिंग को दिखाई नहीं देता। और जिनशी अंदर आकर डिंग को टी ऑफर करती है और डिंग के साथ जिनशी को इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर नैनो भी बहुत शॉक हो जाता है। तो जिनशी डिंग से बात करने लगती है कि डिंग क्या चल रहा है। तो डिंग कहता है कि जिनशी क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिनशी कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो डिंग कहता है कि ब्रो जो है ना वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह नहीं है, वो हम लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। जिनशी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिंग कहता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्रो कोई भी चीजों को हवा में उड़ा सकता है या फिर हवा में उड़ती हुई चीजों को आराम से नीचे रख सकता है। तो जिनशी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो इसीलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है, तुमको ऐसी मूवीज नहीं देखना चाहिए, ये बहुत ही झूठे होते हैं। डिंग भी सोच में पड़ जाता है। सामने की तरफ कैट्स नैनो पर चढ़ रहे होते हैं। डिंग ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है सब। तो जिनशी कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो जिनशी अपने पॉकेट में से मार्बल निकालती है और कैट से कहती है कि ये देखो किटी कैट्स, ये मेरे पास क्या है, तुम्हारा फेवरेट मार्बल, ये लो इसके साथ खेलो, जाओ यहाँ से। जैसे तैसे करके जिनशी कैट्स को वहां से भेज देती है और जिनशी डिंग से कहती है कि मे बी ये घर हंटेड है। ये सुनकर डिंग हैरान होता है। तो जिनशी कहती है कि मैंने कहा मे बी। जिनशी किचन में कुछ लेने जा रही थी, मार्बल पर पैर पड़ता है तो वो गिरने लगती है। तो नैना उसे पकड़ लेता है और जिनशी को ऐसे बैलेंस करते हुए देखकर डिंग शॉक हो जाता है। जिनशी इस बात को समझकर खुद को नीचे गिरा लेती है और इसके साथ नैना भी उसके ऊपर गिर जाता है और यहीं पर इन दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है और इसी वजह से फिर से करंट ऑन ऑफ होने लगता है। और ये देखकर डिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। बट यहाँ नैना और जिनशी दोनों भी अभी तक उसी पोजीशन में है। ये देखकर डिंग डर जाता है और जिनशी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो जिनशी। जिनशी अभी भी शॉक में थी कि उसके और नैना के बीच में जो कुछ भी हुआ था उस वजह से। डिंग जिनशी से पूछता है कि तुम अपने माउथ को कवर क्यों कर रही हो। जिनशी को बार बार बुलाता है। जिनशी सडनली कहती है कि थैंक यू मैं ठीक हूँ। तो डिंग कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे शॉवर भी लेना है। जिनशी कहती है कि ठीक है ये अच्छा आइडिया
लिया है, तुम जाओ। डिंग कहता है कि ब्रो जब आएगा तो तुम मुझे याद से बुलाना। तो जिनशी कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बुलाऊंगी, पहले तुम जाओ यहाँ से, बाय बाय कह के उसे वहाँ से भेज देती है बाहर। जिनशी को बहुत जोर से लगी थी और वो शर्मा के बाहर चली जाती है। और यहाँ नैनहो उसी मार्बल को देखता है और उसे उठाने लगता है। बट जैसे ही नैनहो उस मार्बल को हाथ लगाता है तो वो मार्बल ग्लो करने लगता है और सोचता है कि ये वही मार्बल है ना जो थोड़ी देर पहले जिनशी ने यूज किया था कैट को अंदर भेजने के लिए। जिनशी डोर क्लोज कर ही रही थी, डिंग की नजर शूटिंग स्टार पर पड़ती है। वो मेटर शॉर देखने के लिए अंदर आता है और फिर ये दोनों मेटर शॉर देखने लगते हैं, क्योंकि देखने में सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। और जिनशी को पहला वाला शूटिंग स्टार भी याद आता है और नैनहो के साथ उसके जो सारे स्वीट मोमेंट्स थे वो भी सारे याद आते हैं। और वो विश करती है कि नैनहो जिस पर्सन का वेट कर रहा है वो मैं ही होनी चाहिए। और वो देखती है कि उतने में वो शूटिंग स्टार फिर से उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन नैनहो जाकर उसे रोक लेता है। फिर से हम देखते हैं कि इस बार नैनहो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस शूटिंग स्टार को ब्रेक करने के लिए। वो बिना किसी प्रॉब्लम के इस बार शूटिंग स्टार को तोड़ देता है पूरी तरह से। और हम देखते हैं कि नैनहो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से नीचे उतरने लगता है। इस बार उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और नैनहो के नीचे आने के बाद नैनहो और जिनशी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। डिंग कहता है कि ये तुम ही हो ना, और डिंग नैनहो को जल्दी से हक कर लेता है और कहता है कि हाँ ये तुम ही हो जिसका मैं वेट कर रहा था, वो तुम ही हो। कहता है कि ब्रो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और तुम मुझे मिल गए हो। और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है कितना मुश्किल था तुम्हें ढूंढने में। और यहाँ जिनशी सोचती है कि फाइनली नैनहो को वो इंसान मिल ही गया जिसके लिए वो वेट कर रहा था। कहता है कि ये तो मिरेकल हो गया। नैनहो जिनशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी कहती है कि तुम्हारी बॉडी पिछली बार की तरह। नैनहो कहता है कि मेरे पास इस बार बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिस वजह से कुछ भी नहीं हुआ मुझे। डिंग कहता है कि प्लेंटी ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। नैनहो जिनशी से कहता है कि अंदर चलकर बात करते हैं। ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं तो डिंग नैनहो को रोकते हुए पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। बट हम देखते हैं कि नैनहो ने डिंग को अंदर आने से मना कर दिया। तो जिनशी नैनहो को पास में बिठाकर उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ है। नैनहो कहता है कि डिंग जो है ताइपिंग का वंशज है और मैंने ताइपिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। और हम देखते हैं कि डिंग के बचपन में वो बॉल से खेल रहा था तो उसके ऊपर से गमला गिरने वाला था। नैनहो उसे आकर बचा लेता है और नैनहो डिंग से कहता है कि आज के बाद से केयरफुल रहो, मैं तुम्हें बार बार बचाने के लिए नहीं आ सकता। ये कहकर नैनहो इनविजिबल हो जाता है और तब से लेकर अब तक डिंग नैनहो को ढूंढ ही रहा था। घर का नाम मैंने ताइपिंग रखा है क्योंकि उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तो जिनशी नैनहो से पूछती है कि डिंग वही इंसान है जिसका तुम वेट कर रहे थे। नैनहो कहता है कि नहीं। तो जिनशी कहती है कि तो फिर तुम उसे अंदर क्यों नहीं आ रहे और उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। नैनहो कहता है कि मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर जिस पर्सन के लिए वेट कर रहा हूँ बस मैं उसी का ही वेट करने के लिए यहाँ पर रुका हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता और वो तुम ही हो। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है और नैनहो जिनशी का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में वही मार्बल देता है। जिनशी मार्बल को देखकर कहती है कि पर ये इतना ग्लो क्यों कर रहा है। नैनहो कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मार्बल नहीं है, एक्चुअली ये एक वॉइस रिकॉर्डर मार्बल है। तो नैनहो कहता है कि ये एक एशियन टेक्नोलॉजी मार्बल है। नैनहो जिनशी से पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। जिनशी कहती है कि बचपन में ये मेरा फेवरेट खिलौना था इसलिए ग्रैंडमा इस बार मेरे पास लेकर आई है। नैनहो कहता है कि मुझे पता था मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम ही हो। ये सुनकर जिनशी मुस्कुराने लगती है। नैनहो जिनशी के फेस को क्लीन कर रहा था। ये देखकर जिनशी भी नैनहो के फेस को क्लीन करने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे के फेस को क्लीन करने लगते हैं। अब इतने में फिर से जिनशी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और इतने में हम देखते हैं कि उन पर कुछ गिरने वाला होता है। तो नैनहो जल्दी से जिनशी को बचाने लगता है और यहीं पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। और जब बाहर आकर देखते हैं तो जिनशी के रूम की विंडो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिस वजह से अब उसके रूम को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। और वो नैनहो के रूम में आ जाती है और कहती है कि मेरे पास तो कोई क्लीन नाइट सूट भी नहीं है अब पहनने के लिए। तो नैनहो जिनशी से कहता है कि तो फिर तुम मेरा शर्ट यूज कर लो। और हम देखते हैं कि जिनशी चेंज करने के बाद नैनहो को अंदर बुलाती है और जिनशी नैनहो से कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो नैनहो उसके शर्ट को ठीक करने लगता है और थोड़ी देर में जिनशी सो जाती है। नैनहो को नींद नहीं आती और वो उठकर जिनशी के ब्लैंकेट को ठीक करता है और वो जिनशी के पास में बैठकर मुस्कुराए जा रहा होता है और फिर जिनशी को ही देखने लगता है। नैनहो अपनी जगह पर आकर सो जाता है और वो जिनशी के बारे में ही सोचने लगता है। उन दोनों में जो आज स्वीट मोमेंट्स हुए वो उसी के बारे में सोचने लगता है। मन ही मन में सोचता है कि मैं ये सारी बातों को क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सारी बातें क्यों आ रही है। और लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैनहो जिनशी से कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का
नाटक कर सकता हूँ। तो जिनशी नींद में कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। नानाहो कहता है कि चेरी ट्री में अब उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, वो खत्म होने वाला है और ये लास्ट फ्लावरिंग शेड है, इसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा और सक्सेसफुली तुम्हारे आने की वजह से जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, जो प्रॉमिस मैंने किया था, वो भी खत्म हो जाएगा और जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेस्ट करके ही जाऊंगा। और यही सोचकर नानाहो उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जिनशी को देखता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, आप सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो।